गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था CMI। उसके बाद का जो सेकंड टॉपिक है दैट इज़ AMIS, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। इसको ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं एंटीबॉडी मेडिएटेड, बिकॉज इसमें एंटीबॉडी बनता है। CMI में मैंने बताया था कि 4 तरह की सेल फाइट करती है, हेल्पर, किलर, सप्रेसर और मेमोरी और सप्रेसर। इसमें 4 सेल फाइट नहीं करती है, सेल के एक प्रोडक्ट फाइट करते हैं जिसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी। इसलिए इसको बोलते हैं एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। ये एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम या इसी का एक और नाम है ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम। अब इसमें होता क्या है देख लो। एक्चुअल में CMIS में क्या था कि CMIS को बनाता है T लिम्फोसाइट और AMIS को बनाने का काम कौन करता है? B लिम्फोसाइट करता है। इसको बनाता कौन है? तो B लिम्फोसाइट्स बनाता है। ये B लिम्फोसाइट्स डिवाइड होकर के एक्चुअल में करता कैसे है ये देखते हैं। पहले चीज़ तो ये जानो कि ये AMIS हमारे बॉडी फ्लूइड में काम करती है। ये कह लो इट फंक्शंस इन बॉडी फ्लूइड। ये हमारे बॉडी फ्लूइड में होती है। तो कहाँ कहाँ होती है? तो एक तो ब्लड प्लाज्मा में होती है और दूसरी कहाँ होती है? तो हमारे लिम्फ में होती है। ये 2 जगह काम करती है बॉडी फ्लूइड हमारे, ये 2 जिसको बोलते हैं प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा और लिम्फ। हमारे प्लाज्मा में ही हमारी एंटीबॉडी मूव करती है, ध्यान रहे। इसीलिए देखना ब्लड क्लॉटिंग होता है तो उसमें भी RBC जो क्लम्पिंग होते हैं, प्लाज्मा के अंदर कहीं एंटीबॉडी क्लम्प कर जाते हैं, प्लाज्मा में होता है ये काम कैसे करते हैं ये देखते हैं। जैसे CMIS को मैंने ये बताया था कि दोनों को कंपेयर करके इसलिए बता रहा हूँ कि कन्फ्यूजन मतलब ज़्यादा क्लियर कंसेप्ट रहेगा। CMIS को मैंने ये बताया था कि जब कोई भी एंटीजन आता है तो कोई भी एंटीजन आते ही सबसे पहले इस एंटीजन का फेस किससे होता है? हेल्पर सेल से। हेल्पर सेल तुरंत क्या करती है? केमिकल रिलीज करती है, या ये कह लो कि एक तरह का रिफ्लेक्स रिलीज करती है हमारे पूरी के पूरी बॉडी में या टिश्यू फ्लूइड में, जो किसको एक्टिवेट करेंगे? तो किलर सेल को या साइटोटॉक्सिक सेल को, मेमोरी सेल को और सप्रेसर सेल को। ये तीनों एक्टिव होंगे। प्लस ये एक्टिव करता है किलर किसको? B लिम्फोसाइट्स को। दोनों को एक्टिव करेगा, ध्यान रहे। ये B लिम्फोसाइट डायरेक्ट एंटीजन के कांटेक्ट में नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि ये T सेल जो होते हैं ये जनरली हमारी फर्स्ट लाइन डिफेंस म्यूकस मेम्ब्रेन पे होते हैं, फिजिकल बैरियर्स पे रहते हैं ये। सॉरी। यानी कि कोई भी एंटीजन सबसे पहले आकर के फर्स्ट अटैक, जब हमारे फर्स्ट लाइन बैरियर पे अटैक करेगा तो हेल्पर सेल अलार्मिंग सिग्नल भेजती है जो एक्टिवेट करेगा किसको? साइटोटॉक्सिक टी सेल को यानी किलर टी सेल को, मेमोरी टी सेल को, सप्रेसर टी सेल को। प्लस यही रिफ्लेक्स भेजेगा किसको? B लिम्फोसाइट को या B सेल को। अब B सेल को जैसे ही मिलेगा ये B सेल क्या होगा? एक्टिव हो जाता है। प्लस एक काम और भी होता है B सेल के सरफेस पे क्या होता है कि रिसेप्टर्स लगे होते हैं। अगर ये प्लाज्मा B सेल है तो इस प्लाज्मा B सेल के सरफेस पे रिसेप्टर लगे होते हैं। अगर ये मान लो सपोज दैट रिसेप्टर लगे हुए हैं तो ये रिसेप्टर क्या करेगा? अगर कोई एंटीजन आएगा तो उसको पहले ये रिकॉग्नाइज करता है। रिकॉग्नाइज करने के बाद ये प्लाज्मा सेल तुरंत डिवीजन करना शुरू करेगा। अब देखो क्या करेगा ये। कोई भी जैसे एंटीजन आया, ये सपोज दैट अगर एंटीजन आ गया कोई भी, जब एंटीजन आया कोई भी, उस कंडीशन में ये मान लो सपोज दैट एक एंटीजन आ गया। अब ये एंटीजन को रिकॉग्नाइज कौन करेगी? प्लाज्मा B सेल के ऊपर जो रिसेप्टर्स लगे हुए हैं वो। प्लाज्मा B सेल के ऊपर रिसेप्टर्स लगे हुए हैं वो। अब ये जैसे रिकॉग्नाइज करेंगे प्लाज्मा B सेल क्या करेगी? डिवाइड होना शुरू करेगी और ये डिवाइड हो करके
दो तरह की सेल्स बनाती है। कौन कौन बनाती है? तो एक प्लाज्मा बी सेल, दूसरा मेमोरी सेल। एक बनाएगी मेमोरी सेल और दूसरा बनाएगी प्लाज्मा बी सेल। अगेन मेमोरी सेल अब डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड कौन होगी? प्लाज्मा सेल। फिर ये डिवाइड होगी, फिर बनाएगी मेमोरी सेल और प्लाज्मा बी सेल। कुल मिला के ये होता है कि जैसे ही कोई प्लाज्मा सेल के पास प्लाज्मा सेल का एंटीजन किसी रिसेप्टर किसी एंटीजन को रिसीव करता है, एंटीजन की सिग्नल लेता है या एंटीजन के कांटेक्ट में आता है तो तुरंत एक्टिव होगा। एक्टिव होने के बाद ये डिवाइड और डिफरेंशिएट होने लगा। डिवाइड का मतलब दो सेल बना, डिफरेंशिएट का मतलब दो में डिफरेंशिएट हुआ। किस में हुआ? तो प्लाज्मा बी सेल में और मेमोरी बी सेल में। तो वो फिनोमिनॉन जिसमें प्लाज्मा बी सेल डिवाइड और डिफरेंशिएट होकर अपने ही समान आइडेंटिकल कॉपी बनाता है, दिस फिनोमिनॉन इज कॉल्ड क्लोनल सिलेक्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं? क्लोनल सिलेक्शन बोलते हैं। ये पूछा जाता है कई बार, व्हाट डू यू मीन बाय क्लोनल सिलेक्शन? द फिनोमिनॉन बाय विच plasma cell when come in contact with any antigen, then it divide and differentiate to form its identical copy. This phenomenon is called clonal selection. अब ये अपनी क्लोनिंग करेगा, नंबर बढ़ा देगा, खूब लार्ज नंबर में बन जाएगा। एक चीज़ ध्यान रहे, मेमोरी सेल डिवाइड नहीं होगा। मेमोरी सेल क्या होगा? बनने के बाद इसकी मेमोरी लेकर के डोरमेंट हो जाएगा। ये इसकी लॉन्ग लाइफ होती है, ये डिवाइड नहीं होता। ये तब तक डोरमेंट रहेगा जब तक सेम एंटीजन दोबारा अटैक ना करे। बताया था मैंने, दो इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं, एक प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, दूसरा सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स वीक और मतलब क्या कहते हैं, टाइम ज़्यादा लेने वाली होती है, वीक होती है, प्लस मतलब ये कह लो कि वीक एंड टेक लॉन्ग टाइम टू सिंथेसाइज एंटीबॉडी। मेमोरी सेल के पास क्या है कि पहले से एंटीबॉडी की मेमोरी फीड है इसमें। अब दूसरी बार जब आएगा तो मेमोरी सेल पे बेस्ड होता है, ये तुरंत क्विक और फास्ट एक्शन लेगा, लॉट ऑफ एंटीबॉडी बना के, मिलियन बिलियन एंटीबॉडी बना करके फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में रख देगा। इस फिनोमिनॉन को बोलते हैं सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। तो प्राइमरी से मोर स्ट्रॉन्गर सेकेंडरी इसलिए होता है क्योंकि वो मेमोरी बेस्ड होता है। सेम कंडीशन टी लिम्फोसाइट में भी मैंने बताया था कि मेमोरी टी सेल के पास जब दोबारा कोई एंटीजन आता है तो मेमोरी टी सेल फिर डिफरेंशिएट होती है 4 सेल में। किसमें? हेल्पर में, साइटोटॉक्सिक में, मेमोरी में और सप्रेसर में। सप्रेसर और प्लस एडिशनल मेमोरी में। अब वो एडिशनल मेमोरी अगले को मेमोरी देके जाएगी। जैसे एक बार ये मेमोरी आ गई, अब ये डिवाइड हो गई, फिर बाद में अब जब डिवाइड होगी तो बी सेल बन गया और ये मेमोरी सेल बन गया। अब ये फिर मेमोरी सेल डोरमेंट हो जाएगी, ये बी सेल फिर क्लोनल सिलेक्शन करेगी, फिर मेमोरी सेल के पास दोबारा आया, फिर ये डिवाइड होकर के एक अपनी मेमोरी दे के जाएगी, फिर बी सेल को बना के जाएगी। कहने का अर्थ ये हुआ कि ये मेमोरी सेल मतलब जब दोबारा कोई एंटीजन अटैक करता है तो डिवाइड होकर के अपनी मेमोरी बना के मतलब तब डिस्ट्रॉय होती है। ऐसे डिस्ट्रॉय कहाँ हो रही है? तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जा रही है। तो इस तरह से ये हमारी AMIS काम करता है ब्लड में। ये आर्मी ऑफ प्रोटीन बनाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एंटीजन बोलते हैं। अब ये एंटीजन होते कैसे हैं या बनते कैसे हैं ये देखते हैं। एंटीजन का एक डायग्राम आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा होगा, दिया होगा कि ये एक डायग्राम है, मतलब ये कह लो कि एंटीजन का एक कार्टून बना रखा है। वही कार्टून मैं भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो होता क्या है, एक्चुअल में जो एंटीजन को ये बोला भी जाता है, सॉरी एंटीजन, एंटीबॉडी मैंने बताया भी था कि एंटीबॉडी इज़ a protein because it is made up of amino acid, chain of amino acid. Antibody is a protein that synthesized against a particular antigen. It destroy the antigen. ये क्या करेगा? एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। जैसे उसमें साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या करता है? परफोरिन बनाता है, परफोरिन छेद बना देता है, उसके अंदर टिश्यू फ्लूइड घुस जाता है, स्वेल करके ब्लास्ट हो जाता है। ये उसको डिस्ट्रॉय करता है। कैसे करता है? पहले डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद इसका डिस्ट्रक्शन पढ़ेंगे कि ये डिस्ट्रक्शन कैसे करता है। तो ये डायग्राम एंटीबॉडी, एक नॉर्मली एंटीबॉडी जनरली ये बोला जाता है कि ये वाई शेप होता है। ये अब ये वाई शेप होता है, इसमें 2 तरह की चेन होते हैं, एक लाइट चेन और एक हेवी चेन होता है। इस तरह से वाई शेप स्ट्रक्चर होता है, आपके एनसीईआरटी में दे रखा होगा।
एक अगर देखा जाए तो इसमें लॉन्गर चेन होता है, इसको ये जो होता है वो इसको एक तरह से बोलते हैं हेवी चेन या कंस्टेंट चेन। ये चेन में कोई चेंजिंग नहीं होता है, इसलिए इसको हेवी चेन या कंस्टेंट चेन कहते हैं। ये एज इट इज रहता है, ये दोनों डाइसल्फाइड बॉन्ड से आपस में जुड़े रहते हैं, हेवी चेन या कंस्टेंट चेन। ये हो गया आपका हेवी चेन। अब देखो इसमें क्या कर रखा है कि यहाँ ऊपर वाला जो आर्म है इसका, ये वेरिएबल आर्म कहलाता है। ये एक्चुअल में एंटीबॉडी मतलब हर एंटीजन के लिए वो चेन अलग अलग होता है। यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, ऊपर एमिनो ग्रुप रहेगा। अब ये वेरिएबल देख लो, अलग अलग बना देते हैं इसको। इतने दूर का जो स्ट्रक्चर होगा इसका वो अलग होगा, क्यों होगा ये देखते हैं। ये तो हो गया हेवी चेन। जो लाइट चेन होता है वो यहीं पे लगा रहेगा। इस लाइट चेन में इतने दूर का जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग रहेगा। ये इसके फंक्शनल रीजन है। यही फंक्शनल रीजन एंटीजन से बाइंड करते हैं, और यही फंक्शनल रीजन यहाँ पे एमिनो ग्रुप रहेगा। ये फंक्शनल रीजन है। ये आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं। इसको भी दो कलर से अगर बना देते, चलो कोई नहीं। यहाँ भी यही कंडीशन होगा। इसमें भी यहाँ पे एक्टिव साइट रहेंगे। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे भी एमिनो ग्रुप जुड़ा रहता है, यहाँ कार्बन, यहाँ एमिनो ग्रुप रहेगा। इनके बीच में डाइसल्फाइड ब्रिज होता है। ये सब के सब आपस में एक दूसरे से डाइसल्फाइड ब्रिज से जुड़े रहते हैं। दो दो सल्फर रहेगा इनके बीच में, एक यहाँ रहेगा, एक ये। इस तरह से ये डाइसल्फाइड ब्रिज इसमें लगा रहता है। सब जगह डाइसल्फाइड ब्रिज एक एक रहेगा, सॉरी दो दो रहेगा, ये लगा रहता है। डाइसल्फाइड ब्रिज से ये आपस में जुड़े रहते हैं। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो चेन होते हैं एंटीबॉडी के, वो किससे जुड़े होते हैं, कौन से ब्रिज से जुड़े होते हैं। डाइसल्फाइड ब्रिज होता है। यहाँ भी दो दो रहेगा।
ये डाइसल्फाइड ब्रिज यहाँ भी लगा रहेगा। ये सारे डाइसल्फाइड ब्रिज से आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, अब इसको बोलते हैं, दो चेन हो गए, इसको बोलेंगे हम हेवी चेन, हेवी चेन, और ये जो छोटा वाला है ये है लाइट चेन। अब लाइट चेन में दो है, एक कंस्टेंट लाइट चेन, ये भी कंस्टेंट हेवी चेन, इसको बोलते हैं कंस्टेंट या रेगुलर हेवी चेन, और इसको बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे कंस्टेंट लाइट चेन या रेगुलर लाइट चेन। रेगुलर लिखो ज़्यादा बेटर रहेगा, कंस्टेंट से बेटर रेगुलर लाइट चेन, रेगुलर लाइट चेन। और ये जो छोटा वाला है इसको बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब कि ये लाइट चेन ये बदलते रहता है एंटीजन वाइज, बाकी सब सेम रहेगा, जो भी बनेगा चेंज होगा ये सांचा चेंज होगा। सांचा का मतलब कोई भी अगर कंपनी, मतलब कोई भी बड़ी बड़ी कंपनी होती है, कोई अगर ये मार्कर ही बन रहा है तो इसकी डिवाइस होती है, सांच होता है जिसमें इसको ढाला जाता है। तो वही है ये मतलब एक तरह से ये रिसेप्टर साइट ही बदलता है, बाकी चीज़ें नहीं बदलती हैं। इसमें भी यही है, ये रेगुलर लाइट चेन है, ये वेरिएबल लाइट चेन है, ये रेगुलर हेवी चेन है, ये वेरिएबल हेवी चेन है। इसको बोलेंगे वेरिएबल हेवी चेन, वेरिएबल हेवी चेन। तो इस तरह से इसी को आपके एनसीईआरटी में लिखा होगा H2L2, यानी दो हेवी चेन और दो लाइट चेन होता है। एक हेवी चेन ये हो गया, एक हेवी चेन ये हो गया, दो हेवी चेन हो गए, दो और दो क्या हो गए, लाइट चेन हो गए। दोनों में ही दो तरह के हैं, एक कंस्टेंट रीजन है और एक वेरिएबल रीजन है। लाइट चेन में भी एक कंस्टेंट रीजन है और एक वेरिएबल रीजन है। तो ये पूछा जाता है कि एंटीजन टू एंटीजन वेरी क्या करेगा, तो एंटीजन टू एंटीजन वेरिएबल, चाहे वो हेवी चेन का हो चाहे लाइट चेन का हो, वेरिएबल ही चेंज होगा, बाकी चेंज नहीं होता है। अब होता क्या है कि जैसे हमने बताया था कि कोई एंटीजन आया, तो एंटीजन जब आएगा तो यहीं पे आके बाइंड करेगा। अब जैसे मान लो कोई एंटीजन है तो वो यहीं पे आकर के बाइंड कर जाता है, ये एंटीजन यहीं पे बाइंड करेगा और उसके बाद ये यहीं से डिस्ट्रक्शन शुरू करता है एक्टिव साइट। तो ये जो चेन है, मतलब इसके अंदर का ग्रिफ है जो, या ये कह लो कि इसके रिएक्शन सेंटर की तरह काम करता है ये, या ये कह लो कि रिकॉग्निशन साइट की तरह काम करता है। यही रिकॉग्निशन साइट जा कर के एंटीजन से अटैक करता है, बाइंड करता है और इसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। तो पहले कैचअप करेगा, ऑप्शनाइजेशन करेगा, फिर डिस्ट्रक्शन करेगा, इसके 3-4 स्टेप्स है, उसमें ख़त्म करता है ये। तो ये एंटीजन है, इसका डायग्राम कई बार आ जाता है बोर्ड में, इसलिए इसका डायग्राम बनाने, ये मत बना देना डायग्राम में, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था कि एंटीजन आकर के इसके इसी साइट पे एक्शन लेता है या इसी साइट से बाइंड करता है, इसलिए इसको हम एंटीजन बाइंडिंग साइट भी बोलते हैं। इस साइट को हम एंटीजन बाइंडिंग साइट, ये एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है। ये किसी भी एंटीबॉडी के लिए एंटीजन बाइंडिंग साइट पे ही बाइंड करेगा। ये एंटीजन बाइंडिंग साइट, यहाँ भी ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है, ये भी एंटीजन बाइंडिंग साइट है। ध्यान रहे एक चीज़, कभी भी एंटीजन कंस्टेंट रीजन पे बाइंड नहीं करेगा, जब भी करेगा तो वेरिएबल रीजन ऑफ हेवी चेन एंड वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन। तो ये वेरिएबल रीजन पे ही एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, ये डिस्ट्रक्शन करता है। ऐसे तो ये एक नॉर्मल एंटीबॉडी का कार्टून है। हमारी बॉडी में
5 तरह के एंटीबॉडी बनते हैं जिसका नाम दे रखा होगा आपके बुक में। पांचों ये काम कैसे करते हैं, फंक्शन कैसे करते हैं, पांचों का एक बार मैं नाम बता देता हूँ। हालांकि ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, आपके बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी मैं एक कॉलम बना करके इसको अलग से लिख दूंगा। उसको बनाने में लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए अगर देखा जाए तो IG फॉर इम्यूनोग्लोब्युलिन या एंटीबॉडी। एक होता है IgA, दूसरा होता है IgD, तीसरा IgE, चौथा होता है IgG और पांचवा होता है IgM। इनमें से ध्यान रहे सबसे ज़्यादा IgG होता है, लगभग 80% होता है, जो प्लेसेंटा से आता है, मदर के प्लेसेंटा से फीटस में। इससे कम सेकंड नंबर पे होता है 15 से 20% होता है, लगभग 10 से 15% होता है IgA, ये कोलोस्ट्रम से हमारे में आता है। इससे कम जो होता है वो होता है IgM, 5 से 10% होता है, लेकिन सबसे लार्जेस्ट होता है। एक मैं चार्ट बना के इनको बारे में बता देता हूँ, अभी तो रहने दीजिए कहाँ कहाँ कौन कौन काम करता है। तो ये पाँच आते हैं, ये पाँचों मिल करके हमारी पूरी की पूरी एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम को बनाने का काम करते हैं। एक बार मैं कंपेयर कर दूं CMI और AMI को, कई बार ये पूछ देता है CMI और AMI काम कैसे करते हैं या कैसे कंपेयर कर सकते हैं। राइट द कंपेयर बिटवीन CMI और AMI, फिर एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को बता देते हैं। कई बार ये पूछ देता है हाउ CMI डिफर फ्रॉम AMIS। तो CMIS देखो क्या होता है और AMIS। CMIS जो होता है इसको कौन बनाएगा, T सेल। इस T सेल के 4 सेल बनेंगे, कौन कौन, हेल्पर, किलर या साइटोटॉक्सिक, मेमोरी और सप्रेसर। और इसको बनाएगा कौन, B सेल। B सेल के 2 सेल होंगे, एक प्लाज्मा सेल, एक बनेगा प्लाज्मा B सेल और दूसरा बनाएगा मेमोरी B सेल, मेमोरी B सेल। तो ध्यान रहे जो CMIS होता है उसको T लिम्फोसाइट या T सेल बनाते हैं, इसके 4 सेल्स होते हैं, और जो AMIS होती है उसको प्लाज्मा सेल बनाती है, ठीक है, सॉरी B सेल बनाती है, जिसके 2 टाइप्स होते हैं, प्लाज्मा और मेमोरी। ये जो T सेल होता है हमारी बॉडी में, एक तो डिफरेंस ये लिख देना कि CMIS इज डेवलप्ड बाई T लिम्फोसाइट while AMIS इज डेवलप्ड बाई B लिम्फोसाइट। या ये भी कह सकते हो T लिम्फोसाइट एंड देयर कॉम्पिटेंट एंड देयर क्लोनल सेल्स लाइक हेल्पर सेल, किलर सेल, मेमोरी सेल एंड सप्रेसर सेल। और इसमें इसके 2 सेल्स बनते हैं, प्लाज्मा सेल और B सेल। दूसरा ये डिफरेंस दे सकते हो कि जो CMIS होता है ये हमारी बॉडी में AMIS पर्टिकुलर के खिलाफ देता है, ये मोस्टली पैथोजेंस के खिलाफ हमारी बॉडी में इम्यूनिटी देता है। ये कह सकते हो इसमें प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट बैक्टीरिया, वायरस, मोस्ट ऑफ द पैथोजन लिख दो ना, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई, सबके खिलाफ देता है। अगेंस्ट मोस्ट ऑफ द पैथोजेंस, ये मोस्ट ऑफ द पैथोजेंस के खिलाफ देता है। और ये क्या करता है, प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट ओनली बैक्टीरिया एंड वायरस। इसको क्या कह सकते हो, प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरस, बैक्टीरिया और वायरस के खिलाफ देता है, ठीक है। तीसरा ये बोल सकते हो इसमें डिफरेंस कि CMIS डू नॉट प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट कैंसर। एक चीज़ और भी है, ये ग्राफ्ट रिजेक्शन शो करता है, ये ग्राफ्ट रिजेक्शन शो नहीं करता है। 4 अंतर बहुत है, 2 मार्क्स में अगर आएगा तो ये लिख देना, इट शोज ग्राफ्ट रिजेक्शन। ग्राफ्ट रिजेक्शन का मतलब क्या हुआ कि बिना सैंपल मैच किए अगर हमने कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर दिया तो उस ऑर्गन को ये डिस्ट्रॉय कर देगा या हमारी बॉडी में वो नहीं रह पाएगा। ये ऐसा नहीं करता है।
डू नॉट शो ग्राफ्ट रिजेक्शन, ये ग्राफ्ट रिजेक्शन शो नहीं करेगा, डू नॉट शो ग्राफ्ट रिजेक्शन। ठीक है, और लास्ट दे दो कि इट प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट कैंसर, प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट कैंसर, डू नॉट प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट कैंसर, डू नॉट प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट कैंसर, अगेंस्ट कैंसर, यानी कैंसर के खिलाफ यह इम्यूनिटी नहीं देगा। ये 4 अंतर सफिशिएंट है। अदरवाइज लिखने को तो ये भी लिख सकते हो कि ये प्लाज्मा और लिम्फ में होता है, ये टिश्यू फ्लूइड में काम करता है, वॉन्डरिंग करते रहता है ये चारों तरफ। टी लिम्फोसाइट ही बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करता है, बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट नहीं करता। वैसे खींचतान के अंदर तो डिफरेंस तो 5-6 हो जाएंगे, कई सारे हो जाएंगे। इसमें 4 तरह की सेल्स है, इसमें 2 तरह की सेल्स है, ये सब बनाने वाली डिफरेंस हो जाएगी कई सारी। मेन डिफरेंस यही होता है। अब जो 5 एंटीबॉडी मैंने बताया उसमें 3-4 चीज़ें याद रखना, उससे ज़्यादा मत याद रखना। एंटीबॉडी बताया था मैंने कि 5 तरह की एंटीबॉडी होती है, ये याद आ गया था तो मैंने बता दिया, इसको ज़रूर याद रखना। 5 तरह की जो एंटीबॉडी होती है उसमें 3-4 चीज़ें याद रखना, और बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अभी बताया था कि 5 एंटीबॉडी में कौन कौन है ये देख लो। तो उस 5 एंटीबॉडी में एक बताया था मैंने IgA, दूसरा बताया था IgD, तीसरा IgE, फोर्थ था IgG और IgM। अब इसमें ये याद रखना ये 5 में ये हमारी बॉडी में सेकंड लार्जेस्ट, सबसे लार्जेस्ट मैंने बताया था इसको 80% होता है ऑफ टोटल इम्यूनिटी। उससे कम IgA होता है, 10 to 15% होता है। इससे कम IgM होता है, IgM होता है 5 से 10%। ये अप्रॉक्सीमेटली 1% होता है और ये 0.5% होता है। ये टोटल इम्यूनिटी होती है हमारी बॉडी की। ये हो गए इनके अमाउंट होते हैं ये हमारी बॉडी में। साइज अगर देखा जाए तो साइज सबसे लार्जेस्ट होता है ये साइज छोड़ दो, बाकी सबकी हटाओ, ये लार्जेस्ट होता है सबसे लार्जेस्ट IgM होता है। ये सेकंड लार्जेस्ट होता है, सेकंड लार्जेस्ट होता है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में एक चीज़ याद रखना, ये डाइमर होता है, ये मोनोमर होता है। डाइमर, मोनोमर और ये पेंटामर होता है। डाइमर की अगर बात करें तो ये इस तरह से होगा, ये डाइमर होते हैं, ये डाइमर हो गया। मोनोमर में ऐसे होगा, वाई बनाते चलो, ये मोनोमर है, ये भी मोनोमर है, वाई बना दो इसमें भी, ये भी मोनोमर है, यहाँ भी वाई बना दो। ये भी मोनोमर है। ये पेंटामर होता है। पेंटामर में क्या करना है इसको, हालांकि ये आएगा नहीं आपके पास, मैं नॉलेज के लिए बता देता हूँ। ये पेंटामर में सब जगह एक एक एंटीबॉडी बन जाएगा, यानी ऐसे हो जाएगा ये पेंटामर में। ये पेंटामर में ऐसे होता है।
ये पेंटामर होता है। तो इस तरह से ये सबसे लार्जेस्ट होता है पेंटामर वाला, उससे सेकंड लार्जेस्ट डाइमर। अब कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो जनरली हमारी बॉडी में बॉडी सिक्रेशन जैसे बता दिया, कोलोस्ट्रम में होता है, स्वेट में होता है, टीयर में होता है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होता है। IgD जो होता है, लोकेशन में एक बार टेम्पोरली बता देता हूँ, इसको नोट कर लेना चाहो तो। ये पाया जाता है कहाँ पे? लोकेशन देख लो। लोकेशन ये कहाँ कहाँ होगा? कोलोस्ट्रम के अलावा म्यूकस के अलावा सलाइवा, टीयर्स एंड इंटेस्टाइनल सिक्रीशन, इन जगह पे पाया जाता है ये। ठीक है। IgD जनरली जो होता है ये सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइट, सरफेस ऑफ बी सेल। जो E होता है ये मास्ट सेल में होता है, एंटी एलर्जिक होता है ये मास्ट सेल में पाया जाता है। ये IgG प्लेसेंटा और IgM जो होता है ये भी सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइट, सरफेस ऑफ बी सेल। ये अलग अलग इनके लोकेशन होते हैं। इनमें आपको इतना याद नहीं रखने हैं, बस इतना याद रखना, कहीं बाय द वे एम्स लेवल का कहीं क्वेश्चन मिल गया या कोई पूछ दिया तो इतना याद रखना कि सबसे ज़्यादा IgG होता है, ये प्लेसेंटा के थ्रू आता है। उसके बाद सेकंड नंबर में IgA होता है, उससे कम IgM होता है। लार्जेस्ट में देखा जाए तो सबसे लार्जेस्ट पेंटामर होता है IgM, सेकंड लार्जेस्ट डाइमर होता है IgA, बाकी सब छोटे छोटे होते हैं, मोनोमर होते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है इनके। ये हमारे बॉडी के सिक्रीशंस में आते हैं। सरफेस ऑफ बी सेल ये मास्ट सेल पे होता है, ये प्लेसेंटा में होगा, वो भी सरफेस ऑफ बी सेल पे होता है। ये एंटीबॉडी होते हैं हमारी बॉडी के। ये मत याद रखना बोर्ड के लिए, इसके पहले जो डायग्राम बनाया था वो याद रखना बोर्ड के लिए, बोर्ड में वही आएगा। इसका फंक्शन याद रख लेना, ये हमारे प्लाज्मा में और लिम्फ में पाया जाता है। हमारी बॉडी की ये एक तरह से सेकंड लाइन डिफेंस बनाती है। 3 डिफेंस होती है हमारी बॉडी में। फर्स्ट लाइन डिफेंस में आता है हमारा फिजिकल बैरियर और फिजियोलॉजिकल बैरियर। 3 तरह की तीन मतलब डिफेंस लाइन होती है हमारी बॉडी में। एक बार मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट लाइन अगर डिफेंस, उसको लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं, फर्स्ट लाइन डिफेंस। जो फर्स्ट लाइन डिफेंस होती है हमारी बॉडी की, 2 बैरियर्स होती है। एक होती है फिजिकल बैरियर्स और दूसरी होती है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। दूसरी होती है सेकंड लाइन डिफेंस। ये तो फर्स्ट लाइन, दूसरी हो गई सेकंड लाइन डिफेंस। अब सेकंड लाइन डिफेंस में देखो क्या होता है। सेकंड लाइन डिफेंस जो होती है हमारी बॉडी की, इसमें 2 होता है, सेलुलर बैरियर और साइटोकाइन बैरियर। और इसके बाद थर्ड लाइन जो डिफेंस होता है वो एडेप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी हो जाती है। सेकंड लाइन में क्या आ जाएगा? तो एक आएगा सेलुलर बैरियर्स और साइटोकाइन बैरियर्स। और थर्ड लाइन डिफेंस जो होगा, थर्ड लाइन डिफेंस, इसमें आ जाएगा एडेप्टिव इम्यूनिटी। इसका मतलब देखो क्या हुआ, यानी कि कोई भी अगर एंटीजन आएगा तो सबसे फर्स्ट जो अटैक करेगा वो फर्स्ट लाइन बैरियर पे करेगा। फर्स्ट लाइन बैरियर को अगर पार कर गया, म्यूकस मेम्ब्रेन को इन्वेड कर दिया, तो उसकी मुलाकात सेकंड लाइन बैरियर में सेलुलर से होगी। जब सेलुलर से होगी तो किससे होगी? हेल्पर टी सेल से होगी। अब ये हेल्पर टी सेल दोनों को सिग्नल भेजेगा। किसको सिग्नल भेजेगा? तो एक यहाँ पे भेजेगा किलर को, मेमोरी को और सप्रेसर को, और दूसरा भेजेगा बी सेल को। अब ये बी सेल किसको बनाएगा? तो 2 सेल को बनाएगा। एक बनाएगा प्लाज्मा बी सेल और दूसरा बनाएगा मेमोरी बी सेल। यहाँ बनेगा प्लाज्मा बी सेल और दूसरा बनाएगा मेमोरी बी सेल।
तो इस तरह से हमारी डिफेंस मैकेनिज्म काम करती है। जब सेलुलर में आ गया तब ये हेल्पर टी सेल के पास आ जाएगा। वो किलर मेमोरी सप्रेसर को एक्टिवेट किया और दूसरा एक्टिवेट करेगा बी सेल को, बी सेल क्लोनल सिलेक्शन करना शुरू कर देगा। तो ये सेकंड लाइन डिफेंस। इसको अगर सेकंड लाइन डिफेंस पार करके हमारे बॉडी में आ गया, उसके बाद हमारी बॉडी उसके लिए एडेप्टिव हो जाएगी। फिर हमारी बॉडी उसके खिलाफ रेजिस्टेंस या डिजीज रेजिस्टेंट डेवलप कर लेगी। इन फ्यूचर दोबारा अगर आया तो मेमोरी सेल उसकी मतलब क्या कहते हैं, एक तरह से डट के मुकाबला करेंगे या उसको फाइट करेंगे, हमारी बॉडी रेजिस्टेंट हो जाएगी, उससे हमें कोई बीमारी नहीं होगा। तो इस तरह से 3 लाइन डिफेंस होते हैं। अब इसके बाद जो टॉपिक है वो वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन है, क्योंकि ये फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन डिफेंस जो है डायरेक्ट एंटीजन आके अटैक करे, इससे पहले हम अपनी बॉडी को प्रिपेयर करा दें। तो जिस फिनोमिनन से प्रिपेयर कराएंगे उसमें वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ओके।